गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिफ्लेक्शन की। जो आज रे ऑप्टिक्स का ये 7वां लेक्चर है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन लगभग 99% आपको बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा। या तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या यहाँ से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको यह पूछा जा सकता है कि आपको क्रांति कोण का मान दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा अपवर्तनांक बताइए, या इसका उल्टा पूछा जा सकता है, आपको अपवर्तनांक देके क्रांति कोण का मान पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है क्रांति कोण पे कि उसको परिभाषित कीजिए कि क्रांति कोण क्या होता है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो बनता है कि प्रकाशिक तंतु के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर, कि वो क्या होता है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो मोस्टली यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेट पूछा जाएगा। तो देखिए TIR है क्या। उससे पहले कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। कल आपने 2 स्टडी की थी। पहला कि जब कोई लाइट रे सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और दूसरा केस आपने पढ़ा था जब कोई लाइट रे विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेंसर, इसको बोला जाता है रेयरर। तो एक केस तो D2R और एक था R2D। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में चलती है तो सघन यानी घना और विरल यानी पतला, तो आप इसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और इसके अपोजिट विरल में वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। सघन में क्या होती है, वेलोसिटी कम। तो देखो, वेलोसिटी कम हो रही है तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और ये दोनों फिनोमेना ही क्या कहलाते थे, अपवर्तन। कि कोई प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये क्या था, अपवर्तन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रांति कोण की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए क्रांति कोण क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है या IC से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो देखिए क्रांति कोण क्या होता है। तो मैं क्या करता हूं, 2 मीडियम लेता हूं। मैंने ये मीडियम ले लिया सघन, और ये मीडियम कैसा ले लिया, विरल। तो अब प्रकाश किरण को भेज रहा हूं मैं सघन से विरल में, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल यानी अभिलंब। तो मान लो आपने प्रकाश किरण को I कोण पर आपतित करवाया। कितने कोण पर आपतित करवाया, I कोण पर। अब मुझे बताओ ये कौन से कौन से में जा रही है, सघन से विरल में। तो मैंने अभी भी आपको क्या बताया है कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये तो रहा अभिलंब। तो रेज जाननी तो इस प्रकार चाहिए, बट ये अभिलंब से दूर हट गई। दूर हटने का मतलब अगर ये पास आती तो ये इस डायरेक्शन में मूव करती, और दूर है इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बताओ ये अभिलंब से दूर हट रही है या नहीं हट रही है, हट रही है। तो ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, अपवर्तन कोण। यहाँ I क्या है, I तो है आपतन कोण, और यहाँ पे जो R है वो क्या है, अपवर्तन कोण। अब मैं क्या करता हूं, I का मान और बढ़ा देता हूं। तो जब आप I का मान और बढ़ाओगे तो बताओ ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो ये मान लो अपवर्तन कोण इतना हो गया। फिर आप क्या करो, I का मान और बढ़ा दो। तो फिर आपने जब I का मान और बढ़ा दिया तो अब मुझे बताओ ये बेंड होती जा रही, देखो पहले कम बेंड हुई, फिर ज्यादा बेंड हुई। अब और आप I बढ़ाओगे तो ये और ज्यादा बेंड हो जाएगी, और इस केस में ये क्या हो जाएगी, यहां अपवर्तन कोण ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ जो कोण होता है वो हमेशा किससे बनता है, नॉर्मल से। तो बताओ ये रेखा नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो यहाँ R कितना आ गया, 90 डिग्री। तो बस यही कोण क्या होता है, क्रांति कोण। तो क्रांति कोण की डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है, इस प्रकार दी जा सकती है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का
वह मान जिसके संगत, ये कौन सा माध्यम है, विरल, तो जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्रांति कोण। तो कोई ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। तो सघन माध्यम में क्या बोला कि आपतन कोण, ये जो कोण है इसका वह मान जिस पर देखो अपवर्तन कोण आपको कितना मिल रहा है, 90 डिग्री, तो वो कोण क्या कहलाता है, क्रांति कोण। तो यहाँ I बराबर क्या हो गया, C हो गया, C यानी क्रिटिकल एंगल अर्थात क्रांति कोण। तो देखो किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन से विरल में। तो सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी तो जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात विलंब से दूर हटेगी। तो जैसे जैसे आप आपतन कोण का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यह विलंब से क्या होती जाएगी, दूर हटती जाएगी। और एक आपतन कोण ऐसा होगा जिस पर ये क्या हो जाएगा, जो ये अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वो एंगल क्या कहलाता है, वो एंगल कहलाता है क्रांति कोण। तो ये होती है डेफिनेशन क्रांति कोण की। अब मुझे बताओ, इस केस की बात कर रहा हूं मैं, इसका अपवर्तनांक मैं मान लो n1 है और इसका मान लो कितना है, n2 है। तो मुझे बताओ, कल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R। तो अब देखो यहां पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n1 sin I का मान कितना है, देखो क्रांति कोण के केस में I का मान किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर। और कहीं कहीं इसको IC भी लिखा जाता है, तो C और IC में आप कंफ्यूज मत होना, IC भी एक ही बात है और C भी एक ही बात है। तो मैं C लिख देता हूं, इज इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2 sin, बताओ यहाँ अपवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री, तो sin 90, तो sin 90 का मान कितना होता है, 1, तो n1 sin C इज इक्वल टू n2 इंटू 1। यहां से अगर मैं साइन C की बात करूं तो क्या आ जाएगा, n2 अपॉन n1। अब एक आप स्पेशल केस यहां स्टडी करते हो, वो केस क्या है, वो केस ये है कि मैं अगर n1 का मान एयर मान लूं तो एयर के लिए होता है 1 और n2 का मान मैं मान लेता हूं n, यानी मैंने इस माध्यम का अपवर्तनांक तो n मान लिया, यहां मैंने ले ली एयर। तो एयर के लिए क्या हो गया 1 और n2 का मान कितना हो गया n, सॉरी आप n1 का मान क्या ले लो, n2 का मान ले लो आप एयर, n2 का मान आप कितना ले लो, 8 ले लो, और n1 का मान कितना ले लो, n ले लो। क्यों, क्योंकि ये तो आपको कैसा लेना है, सघन, और ये कैसा लेना है, विरल। तो आप इसको तो मान लो वाटर और ऊपर वाले को क्या मान लो, एयर मान लो, कि लाइट कहां से जा रही है, वाटर से किस में जा रही है, एयर में। तो n1 का मान तो कितना हो गया n, और n2 का मान कितना हो गया 1। तो यहां से देखिए sin C इज इक्वल टू 1 अपॉन n, क्योंकि n2 की जगह तो आपने n1 रख दिया, n1 की जगह कितना रख दिया n। तो ये होता है क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध। यहाँ n क्या है, यहाँ n है अपवर्तनांक। यहां से n अगर आप निकालना चाहो तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन C। इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां से एग्जाम में आपको 1 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि बताइए क्रांति कोण का मान इतना है तो अपवर्तनांक बताइए, या ऐसा पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक का मान इतना है तो क्या किसका मान बताइए, क्रांति कोण का मान बताइए। तो ये है क्रांति कोण कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, वो क्या कहलाता है, क्रांति कोण। क्रांति कोण को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, C से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध क्या है, वो है n बराबर 1 अपॉन साइन C। तो अब इसके ऊपर देखिए एक न्यूमेरिकल, तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो उसके लिए क्रांति कोण का मान ज्ञात करो। तो आप जो कोई भी न्यूमेरिकल करो तो इसमें आपको जो जो राशियां गिवन है आप सबसे पहले वो लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को आप n से रिप्रेजेंट करते हो या किससे रिप्रेजेंट करते हो, म्यू से। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2.42। पूछा क्या है, क्रांति कोण यानी C का मान पूछा है। तो आपने अभी अभी रिलेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, sin C इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो बताओ n की वैल्यू कितनी है 2.42। तो यहां से आप क्या निकालोगे, आपको तो क्या पूछा है क्रांति कोण यानी C का मान पूछा है, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है sin इनवर्स 1 अपॉन 2.42, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 24.41।
तो ये आ गया क्रांति कोण का मान, कितना आ गया 24.41, या कभी कभार बुक में 24.42 डिग्री भी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन था कि हीरे का अपवर्तनांक अगर 2.42 है तो क्रांति कोण कितना हो जाएगा, तो क्रांति कोण कितना हो जाएगा 24.42 डिग्री। फॉर्मूला आपने क्या लगाया, अभी अभी आपने पढ़ा है, n बराबर 1/sin c, यहाँ से sin c क्या आ गया 1/n, यहाँ से अगर मैं c निकालूंगा तो यहाँ क्या आप sin इनवर्स से गुणा कर दो, तो sin इनवर्स से sin क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin इनवर्स, तो sin इनवर्स 1/2.42 की वैल्यू होती है 24.42 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के क्रांति कोण एवं अपवर्तनांक में क्या संबंध है, तो ये रहा वो संबंध, क्या है, क्या पूछा है कि क्रांति कोण, तो c तो क्या है क्रांति कोण, और अपवर्तनांक क्या है n, तो क्या संबंध है, तो आप रिलेशन क्या लिख दोगे, n बराबर 1/sin c, या आप क्या लिख दोगे sin c बराबर 1/n, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट है कि क्या क्रांति कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, क्या पूछा है, क्रांति कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, तो देखो sin c बराबर क्या आ रहा है 1/n, और n क्या होता है अपवर्तनांक, और कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था n2/n1 इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो आपका अपवर्तनांक है वो किस पे निर्भर कर रहा है, लेमड़ा यानी तरंग दैर्ध्य पर, और जो प्रकाश का कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है। अलग अलग तरंग दैर्ध्य का जो कलर होता है वो क्या होता है अलग अलग। इसका मतलब अपवर्तनांक किस पर निर्भर कर रहा है, तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर कर रही है, कलर पर। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि n समानुपाती है 1/λ। भाई अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, देखो n2 है तो यहाँ λ1 आ रहा है, n1 है तो यहाँ क्या आ रहा है λ2। तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि जो लेमड़ा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो कलर पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर लेमड़ा चेंज हो रहा है तो कलर बदलेगा, और अगर लेमड़ा चेंज है तो साथ साथ में कौन बदलेगा, अपवर्तनांक। और यहां से देखो अपवर्तनांक किस पे निर्भर कर रहा है, क्रांति कोण पे भी। तो इसका मतलब क्रांति कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, और तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर करता है, कलर पर। इसलिए क्रांति कोण प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अब देखिए TIR, ये तो थी क्रांति कोण के बारे में। अब हम बात करते हैं TIR की। तो अब देखिए आपने अभी अभी क्या केस स्टडी किया कि जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल का मान बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा था, जो आपका आपतन कोण है वो बढ़ता जा रहा था। आपने और आई बढ़ाया तो मान लो कि यहाँ आई बराबर मैं C लिख रहा हूं, C का मतलब क्रांति कोण। तो क्रांति कोण पर आपको अपवर्तन कोण कितना मिला था 90 डिग्री। अब मुझे बताओ अगर मैं इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ा दूं, जैसे क्रांति कोण से ज्यादा कर दूं, जैसे सपोज दैट आपको क्रांति कोण मिला 40 डिग्री पर, अब मैं यहाँ जो इंसिडेंट एंगल है वो 50 कर दूं तो क्या होगा। तो मैंने क्या किया कि इस केस में मैंने जो क्रांति कोण है वो जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रांति कोण से मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो अब मुझे बताओ देखो लाइट की बेंडिंग क्या हो रही है, लाइट कौन से माध्यम से कौन से में जा रही है, सघन से विरल में। तो हमेशा इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यह विलंब से क्या होगी, दूर हटने का प्रयास करेगी। तो देखो पहले केस में यह कम बेंड हुई, फिर और ज्यादा बेंड हुई, फिर और ज्यादा बेंड हुई। अब मुझे बताओ क्या होगा, क्या लाइट इस तरफ जा सकती है अपवर्तन के पश्चात, कभी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो हमेशा विलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो देखो ये दूर हटेगी। तो अब बताओ इस केस में क्या ये रेज वापिस इसी में नहीं आ जाएगी। भाई जिस मीडियम में आपने रेज भेजी, जैसे ये सघन माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो अगर आपने आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा रखा तो जिस माध्यम में रेज आती है वापस उसी माध्यम में नहीं आ गई क्या, वापस उसी माध्यम में आ गई। इसका मतलब इसका देखो पूरा नाम क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो पूर्ण क्यों बोला, पूर्ण इसलिए बोला कि आप जो रेज भेज रहे हो उतनी की उतनी ही रेज आपको वापस मिल जाएगी, यानी एटलीस्ट 100%, यानी रेज में किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। जितनी रेज आप यहां भेजोगे उतनी ही रेज आपको वापस मिल जाएगी। इसलिए इसके नाम में पहला वर्ड क्या आया, पूर्ण आया। दूसरा देखो क्या वर्ड आ रहा है, आंतरिक। आंतरिक का मतलब देखो इसी मीडियम में तो आपने लाइट भेजी ना
भाई इसी मीडियम में मतलब सघन में ही तो इंसिडेंट करवाई और सघन में ही आपको वापस रेज मिल रही है, इसका मतलब ये इसके अंदर ही तो प्रोसीजन हो रहा है भाई, इस मीडियम में ही तो हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, आंतरिक नाम दिया गया। अगर ये रेज आपको इस डायरेक्शन में मिलती तो फिर आंतरिक ना करके आता बाह्य आता, क्यों? क्योंकि अब आपने मीडियम चेंज कर दिया या मीडियम चेंज हो गया। अब तीसरी बात क्या है, परावर्तन। परावर्तन क्या कहता है कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है वो किसी सतह से टकराकर अगर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो यह फिनोमिना क्या कहलाता है, परावर्तन। तो देखिए यहाँ रे जिस मीडियम में गई वापस उसी मीडियम में आ रही है ना, तो परावर्तन हो रहा है। आंतरिक क्यों बोला, क्योंकि इसी मीडियम में ये प्रोसीजन हो रहा है। और पूर्ण क्यों बोला कि जितनी रेज यहाँ पे आप इंसिडेंट करवाओगे उतनी ही रेज आपको रिफ्लेक्ट होकर मिलेगी। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन क्या हो गई कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि उस पर जो आपतन कोण है उसका मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मुझे बताइए अगर मैं पूछूं कि TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है या आपको किनका ख्याल रखना है, तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब किरण जाएगी सघन से विरल माध्यम में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विरल से सघन में क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरी चीज कि जो आपतन कोण का मान है वो सदैव बड़ा होगा, किससे, क्रांतिक कोण से। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है TIR के लिए, पहली क्या है कि प्रकाश की किरण हमेशा जाएगी सघन से विरल, और दूसरी चीज और आपतन कोण का मान है वो हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांति कोण से। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहे हैं कि सर अगर हम प्रकाश की किरण को विरल से सघन में भेज दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, ये मैं मीडियम ले रहा हूं विरल और ये कौन सा मीडियम है, सघन। या तो हम क्या बोल रहे थे कि सघन से विरल में जा रही है। अब देखो विरल से सघन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी क्या, वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये मान लो कि यहाँ पे आपने कोई रे इंसिडेंट करवाई आई एंगल पर, तो या अब विलंब से दूर जाएगी या पास आएगी या विलंब की ओर झुकेगी। तो जैसे ये इस तरह बेंड होगी, फिर आप आपतन कोण का मान और बढ़ाओगे तो ये इस तरह बेंड हो जाएगी, ये इस तरह बेंड हो जाएगी। तो बताओ क्या कभी ये वापस इसी मीडियम में आ सकती है, नहीं आ सकती। इसलिए TIR में प्रकाश की किरण हमेशा सघन से विरल में प्रवेश करेगी, आपतन कोण का मान हमेशा क्या होगा, क्रांति कोण से ज्यादा होगा। तो यह है आपका TIR, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए हम TIR के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल क्यों बोला, क्योंकि आप जितनी प्रकाश की किरण भेजोगे उतनी ही वापस मिल जाएगी। आंतरिक क्यों बोला कि सेम मीडियम है, और परावर्तन कि जिस मीडियम में आपने प्रकाश की किरण को आपतित करवाया परावर्तित किरण भी आपको उसी में मिली। तो यह भी पूछा जा सकता है क्या रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन हो सकता है, अर्थात क्या अपवर्तन में परावर्तन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो किस केस में होगा अपवर्तन में परावर्तन, एक ही केस में होगा कि जब प्रकाश की किरण कहां से कहां जाए, सघन से विरल में जाए, और आपतन कोण का मान हमेशा क्या हो, बड़ा हो क्रांति कोण से। तो उस कंडीशन में अपवर्तन में भी क्या छुपा हुआ है, परावर्तन। अब देखिए इसके एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हेडिंग है एग्जांपल्स ऑफ TIR। एग्जांपल्स ऑफ TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एग्जांपल मतलब उदाहरण। तो आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, इसको हिंदी में बोला जाता है हीरे का चमकना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हीरा चमकता हुआ क्यों प्रतीत होता है, तो आप क्या बोलोगे कि हीरे की जो चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। देखिए कैसे होती है, ये मान लो कोई हीरा है, डायमंड है, तो जो डायमंड है जब आप उसको अर्थ से प्राप्त करते हो तो अर्थ से प्राप्त करने के बाद इसकी कटिंग की जाती है,
और कटिंग इस प्रकार की जाती है कि इस पर अगर कोई भी प्रकाश की रेज आपतित होगी ना, तो वो हमेशा क्या होगी, जो इंसिडेंट एंगल होगा ना, वो हमेशा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, क्रांति कोण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का मान हमेशा क्या होना चाहिए, क्रांति कोण से ज्यादा। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। अब यहाँ फिर ये एक नॉर्मल बना लो, यहाँ फिर ये जो इंसिडेंट एंगल है वो किससे बड़ा होगा, क्रिटिकल एंगल से। तो यहाँ से फिर इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ फिर जो एंगल है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ से मान लो ये यहाँ आपतित हुई, यहाँ फिर ये यहाँ से ये बाहर निकली। तो देखिए हीरे में जो कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, देखो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ मान लो आपने कोई बल्ब ले रखा है, CFL लगा रखी है, यानी यहाँ से आपने लाइट भेजी, किसके ऊपर लाइट भेजी, हीरे के ऊपर। तो हीरे के अंदर होगा क्या कि मान लो 10 बार परावर्तन हुआ, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 बार क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो 4 बार परावर्तन हो रहा है, तो ये जो बल्ब होगा उसका जो 4 प्रतिबिंब इसमें दिखेंगे, यानी धुंधले धुंधले चारों फलक इसके चमकते हुए दिखेंगे। यहाँ पे भी चमक उत्पन्न होगी, यहाँ पे भी चमक उत्पन्न होगी, यहाँ पे भी चमक उत्पन्न होगी, और यहाँ पे भी क्या होगी, चमक उत्पन्न होगी। तो आपको क्या लगेगा कि वाह यार हीरा क्या चमक रहा है। तो इसी वजह से हीरा आपको क्या दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। तो क्या रीजन है, रीजन है कि जब हीरे की कटिंग की जाती है तो वो इस प्रकार की जाती है कि इस पर आप कोई भी लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो वो हमेशा जो कोण बनाएगा नॉर्मल के साथ, वो क्या होगा, वो क्रांति कोण से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जैसे ही क्रांति कोण से ज्यादा हो गया तो वहां आपकी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वहां कंडीशन सेटिस्फाई हो गई TIR की। तो इस हीरे के अंदर बहुत बार क्या होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होंगे। तो जितनी बार जितने ज्यादा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होंगे वो हीरा उतना ही ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए जब आप सुनार की दुकान पे जाते हो तो उसको हीरा और एक पत्थर दिखाते हो तो वो आराम से हीरे को देख के बता देगा कि ये हीरा है या क्या है, पत्थर है। क्योंकि वहां पे चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट्स होती है, तो वो हीरे को जब उस लाइट हीरे पे आपतित होती है तो जितनी ज्यादा बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो हीरा उतना ही क्या हो जाएगा, चमकदार। तो रीजन क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड या हीरे के चमकने का रीजन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। दूसरी चीज पूछा जा सकता है कि बताइए हीरे के लिए क्रांति कोण कितना होता है। तो आपने अभी अभी हीरे के लिए क्रांति कोण निकाला था, कितना निकाला था, 24.42 डिग्री, या कभी कभार बुक्स में लिखा होता है 24.41 डिग्री। तो दोनों ही सही है, 24.42 हो सकता है और 24 क्या हो सकता है, 41। तो ये है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड में बहुत ज्यादा बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है मरीचिका। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मिराज। अब कोई इस मिराज से ये मत समझ लेना कि ये कोई तंबाकू, गुटखा, पान मसाला है। मिराज का मतलब होता है आंखों का धोखा। क्या है मिराज का मतलब, कि आंखों का धोखा, वही क्या होता है, मिराज। अब आप कहोगे कि सर फिजिक्स में कैसे आपको आंखों का धोखा हो गया, तो देखो कैसे आंखों का धोखा हो गया कि ये मरीचिका इफेक्ट है, ज्यादातर आपको डिजर्ट में देखने को मिलता है। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, और वो भी दिखता है हॉट नून, यानी तपती दोपहर में। तपती दोपहर में आपको मरीचिका दिखाई देती है, यानी आंखों का धोखा होता है। कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है, हॉट नून यानी तपती धूप में, रेगिस्तान में आपको ये इफेक्ट दिखाई देता है। तो आपने कोई जैसे मूवीज देखे होंगे कि अगर धूप में अगर कोई रेगिस्तान का सीन है तो वहां आपको यह दिखाया जाता है कि किसी आदमी को दूर ऐसे दिखता है कि वहां बहुत ज्यादा पानी है, और जैसे ही वो वहां नजदीक जाता है और देखता है तो कि यार यहाँ तो धूल है, मतलब यहाँ पानी नहीं है। तो बताओ उसकी आंखों को धोखा ही माना कि उसको दिख रहा था कि भाई कुछ डिस्टेंस पे वाटर है, पानी है, लेकिन वो जैसे ही नजदीक पहुंचता है तो वहां दिखता है कि यहाँ तो यार चारों तरफ धूल ही धूल है। तो वो क्या है, मरीचिका। या अगर आपने कभी मतलब हॉट नून या दोपहर में कभी गाड़ी में, बस में ट्रेवल किया है तो आपको रोड पे कुछ डिस्टेंस पे पानी दिखाई देता है, आप सोचते हो यार यहाँ तो बहुत ज्यादा पानी है, बट जैसे ही गाड़ी वहां नजदीक पहुंचती है तो वहां का आप कहोगे यार यहाँ तो सड़क है, यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं है। तो वो बताओ, वो एक प्रकार से आंखों का धोखा ही माना कि आपको चीज दिख रही है बट एक्चुअल में नहीं है, तो वो क्या हुआ, धोखा हुआ। तो मरीचिका क्या होता है, वो होता है आंखों का धोखा। तो देखो ये होता क्यों है धोखा, तो ये मान लो कोई डेजर्ट है,
मतलब रेगिस्तान है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एयर की लेयर बना रहा हूँ। एयर की लेयर मतलब हवा की परतें बना रहा हूँ, अलग अलग परतें हैं। तो जो सबसे नजदीक परत होगी रेगिस्तान में, मतलब जैसे रेत के सबसे नजदीक जो परत होगी वो सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगी, उससे जो ऊपर वाली होगी वो होटर होगी, सॉरी ये होटेस्ट हो गई या होटर हो गई, ये क्या हो गई, हॉट हो गई। तो जो सबसे रेत की जो सबसे नजदीक वाली परत है वो क्या होगी, सबसे गर्म हो जाएगी, उससे ऊपर कम गर्म, अब उसके बाद और कम गर्म। मतलब जैसे अब मुझे बताओ, कोई चीज अगर सबसे ज्यादा गर्म है इसका मतलब वो विरल हुई या सघन हुई। क्या पूछा कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो वो विरल है या सघन है। अरे भाई जब कोई वस्तु बहुत ज्यादा गर्म है तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो तो दूर दूर चले जाएंगे, तो इसका मतलब वो कैसा मीडियम हो गया, विरल हुआ या सघन। तो मैंने कल के लेक्चर में ही बताया था कि अगर पार्टिकल दूर दूर है तो वो कैसा मीडियम है, विरल, और पार्टिकल पास पास है तो वो कैसा माध्यम है, सघन। तो जो सबसे नजदीक वाली परत होगी वो विरल होगी या सघन होगी, वो विरल होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी है, सबसे ज्यादा गर्मी है का मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये क्या हो गई, विरल हो गई। इससे ऊपर वाली क्या हो गई, सघन हो गई। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो फिर ये विरल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, सघन। तो मान लो कि यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है, क्या है, यहाँ पे कोई पेड़ है, तो पेड़ से मान लो कोई रेज आ रही है, ये मान लो नॉर्मल है। तो अब मुझे बताओ, ये तो विरल है, ऊपर वाला सघन है। जैसे प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है। और आपको पता है जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो क्या हो जाएगी, अब विलंब से दूर हट जाती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो ये विलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। फिर आप देखो जैसे जैसे ये इंसिडेंट एंगल बढ़ता जा रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगी कि ये विलंब से दूर हट जाएगी। क्या हुआ, सघन से विरल में जा रही है तो यह विलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। फिर ये विलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। तो देखो ये आई बढ़ता हुआ जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी आपतन कोण क्या हो गया, क्रांति कोण से ज्यादा हो गया। तो मुझे बताओ TIR की दो ही तो कंडीशन थी। पहली कंडीशन प्रकाश किरण कहां से कहां जानी चाहिए, सघन से विरल, और दूसरी आई का मान हमेशा क्या होना चाहिए, क्रांति कोण। क्या दोनों सेटिस्फाई हो रही है, भाई ऊपर वाली परत सघन है, नीचे वाली विरल है, तो प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल में। दूसरी चीज क्या, क्रांति कोण, सॉरी आपतन कोण क्रांति कोण से ज्यादा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपतन कोण क्रांति कोण से क्या है, ज्यादा। तो ये प्रकाश किरण वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। यही तो क्या था, TIR था। अब मान लो यहाँ पे आपकी आईज है, वो क्या कर रही है, देख रही है। तो आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो आंखें होती है उसको प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में दिखता है। तो उसको क्या लगेगा, इन आईज को क्या लगेगा कि लाइट यहाँ कहीं से आ रही है, इसका मतलब जो आपका पेड़ है वो यहाँ कहीं है, तभी तो लाइट यहां से आ रही है। तो अब देखो एक्चुअल में पेड़ तो कहां है, यहाँ, उसको दिखा रहा है यहाँ। तो यहाँ तो देखो रेत है, तो बताओ क्या रेत में आपको परछाई दिख सकती है क्या, भाई रेत में परछाई थोड़ी ना दिखती है, परछाई तो किस में दिखती है, पानी में। तो इसका मतलब इसको यहाँ क्या दिखेगा, पानी। बट एक्चुअल में क्या यहाँ पानी है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ रेत है। तो बताओ उसकी आंखों को धोखा ही हुआ ना, कि पेड़ तो ऊपर है, उसको नीचे दिख रहा है। और हम जानते हैं कि परछाई हम किस में देख पाते हैं, भाई रेत में तो परछाई पॉसिबल ही नहीं है ना, हम परछाई किस में देखेंगे, पानी में ही तो देखेंगे। तो यहाँ क्या है, बहुत सारा पानी दिखेगा उसको, लेकिन वो जैसे ही यहाँ नजदीक पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि यार यहाँ तो क्या है, रेत ही रेत है। तो ये था मरीचिका। मरीचिका का मतलब आंखों का धोखा। तो रेज किस में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। दूसरी बात, आपतन कोण का मान किससे ज्यादा है, क्रांति कोण से। तो यहाँ क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आइस को क्या दिखेगा कि लाइट रेज यहाँ कहीं से आ रही है, इसका मतलब ये पेड़ यहाँ दिखेगा। तो पेड़ अगर अर्थ के नीचे दिख रहा है, सरफेस के नीचे दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर। तो ये सेकंड एग्जांपल था मरीचिका। अब थर्ड और मोस्ट एग्जांपल है इस टॉपिक का, वो है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इससे देखो एक दो बार एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि बताइए प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है।
तो हम बताइए क्या पढ़ रहे हैं, हम TIR ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड है, TIR पर। तो प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब पहला सवाल कि सर ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ये प्रकाशिक तंतु है क्या। तो देखो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, प्रकाशिक तंतु एक पतला वायर होता है। कितना पतला होता है, ये जो आपके सिर के बाल है उसके आकार का होता है। तो ये है क्या, ऑप्टिकल फाइबर, एक बहुत ही बेलनाकार पतला वायर होता है जिसकी मोटाई आपके सिर के बाल के बराबर होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब दूसरी बात सर ये करता क्या है, तो ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल को क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेगा। अब आपको कहोगे कि सर सिग्नल सिग्नल मतलब जैसे आपका ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, ये एक तरह से सिग्नल ही तो है। तो ये क्या करेगा, ऑडियो या वीडियो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। दूसरी बात, जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है ना, तो इसमें सिग्नल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो होती है लाइट की स्पीड के बराबर। यानी इससे जब आप सिग्नल भेजोगे तो उनकी स्पीड होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत फास्ट ये क्या करेगा, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर एक बेलनाकार पतला वायर होता है जिसकी साइज आपके बाल की मोटाई के बराबर होती है। दूसरी चीज, ऑप्टिकल फाइबर करता क्या है, ये सिग्नल्स भेजता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। किस स्पीड से भेजता है, ये भेजता है लाइट की स्पीड से। सिग्नल का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई ऑडियो संदेश हो, कोई वीडियो संदेश हो। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर, यह इस प्रकार का होता है ऑप्टिकल फाइबर। मैंने क्या कहा था कि बेलनाकार वायर होता है, बहुत पतला होता है, आपको समझाने के लिए इसको बड़ा बनाया है। अब इसमें अंदर का जो होता है उसको बोला जाता है क्रोड, ठीक है, और इसके बाहर को, बाहरी भाग को क्या बोला जाता है, आवरण, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लेडिंग। तो ये तो क्रोड है और ये क्या है, आवरण। जो क्रोड का म्यू है वो ज्यादा है और आवरण का म्यू है वो कम है। तो मुझे बताओ अगर म्यू ज्यादा हुआ तो मीडियम कैसा हुआ। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था म्यू बराबर C/V। अगर म्यू ज्यादा है इसका मतलब भी क्या होना चाहिए, कम। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि सी को तो आप टच ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सी तो क्या है, कांस्टेंट राशि है, तो कांस्टेंट तो कुछ बदलती नहीं है, तो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही रहनी है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो वेलोसिटी किस मीडियम में कम होती है, सघन में। यहाँ म्यू का मान क्या है, कम है, तो यहाँ v का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ क्या आ गया, विरल। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इससे, मतलब यहाँ देखो कौन से माध्यम से कौन से में जा रही है, सघन से विरल में, तो TIR की पहली कंडीशन क्या है भाई, यही कंडीशन है कि लाइट कहाँ से जानी चाहिए, सघन से। किस में जानी चाहिए, विरल में। तो मान लो कि यहाँ मैंने कोई लाइट रेज भेजी, अब मैं इनको मिटा रहा हूं, ये नॉर्मल है, तो यहां सघन से विरल में जा रही है। दूसरी बात, इसको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि यहां जब लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो आपतन कोण हमेशा क्या होगा, क्रांति कोण से ज्यादा होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि लाइट सघन से विरल में जाए और I हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन हो C। तो वहां क्या हो जाएगा, TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इसको डिजाइन ही कुछ इस प्रकार का किया जाता है कि जब इस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है ना, तो जो आपतन कोण होता है वो हमेशा क्या होगा, क्रांति कोण से ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ क्या इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ फिर देखो अंदर वाला मीडियम तो क्या है, सघन, और बाहर वाला क्या है, विरल। तो फिर प्रकाश की किरण किस में जा रही है, सघन से विरल में। और मैंने क्या कहा था कि इसको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि I का मान हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन C। तो बताओ इसका फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो जाएगा क्या। इसी प्रकार यहाँ फिर ये I ग्रेटर देन C है, तो यहाँ फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और इस प्रकार लाइट पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हुई चलती रहती है और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है लाइट की स्पीड से। तो ये है आपका प्रकाशिक तंतु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप क्या बोलोगे कि प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण हमेशा जानी चाहिए सघन से विरल और आपतन कोण हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्रांति के कोण से। तो ये था आपका ऑप्टिकल फाइबर और ये है टॉपिक TIR। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपके नोट्स आपको PDF में कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे।